अब आता है 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद, है ना। तो हमें इसमें ये देखना है कि भाई 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद के बारे में अपन ने कई बार बात की है कि रूढ़िवाद क्या कहलाता है, बहुत अच्छे से परिचित है रूढ़िवाद से। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार रूढ़िवाद को आपको समझाना पड़ेगा, आपको रूढ़िवाद के बारे में जानकारी होगी। कैसे आएगा ये रूढ़िवाद, तो आप देखना यहां पर अपन ने देखा हुआ था, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। यहां पर आप देखेंगे पहले किसका शासन था, सम्राट का शासन हुआ करता था पहले, मतलब राजशाही हुआ करती थी। क्या थी, राजशाही। राजशाही का मतलब क्या कहते हैं, राजा का शासन हुआ करता था। राजा का शासन खत्म हुआ तो इसके बाद अपन ने देखा था कि जैकोबिन शासन आया हुआ था। जैकोबिन शासन, जिसमें जैकोबिन क्लब की सरकार बनी हुई थी, इसको हम जैकोबिन शासन कहते थे। जैकोबिन शासन के बाद, जैकोबिन शासन में हमने डिक्ट्री वगैरह अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये बहुत अस्थिर टाइप का था। तो इसमें गद्दी पर इसके बाद कौन बैठ गया, इसके बाद बैठ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के महानतम सम्राट हैं। यहां पर लोकतंत्र या जनतंत्र की बात हो जाती है, लेकिन नेपोलियन फिर से अपनी तानाशाही या राजतंत्र को स्थापित करता है। नेपोलियन की हार हो जाएगी कब, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाएगी, जिसको आप वाटरलू की लड़ाई कहेंगे। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो जाने के बाद दोबारा से क्या हो जाएंगी, रूढ़िवादी ताकतें या रूढ़िवादी सरकार आना स्टार्ट हो जाएगी, या रूढ़िवादी विचार आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया कि नेपोलियन के मरने के बाद, है ना, या नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 के बाद, चूंकि नेपोलियन तभी हारेगा, इसी कारण से कहा गया 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। मतलब कुछ बदलावों के साथ, कुछ चीजों को बदलने के साथ एक नए प्रकार का रूढ़िवाद आ जाएगा। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें जो बनी है ना, जो यूरोपीय सरकारें बनी वो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। कैसी भावना, मतलब जो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती हैं, पुरानी परंपरा के हिसाब से चलना चाहते हैं। रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे, वो रूढ़िवादी परंपराएं बनाए रखना चाहते थे, जैसे कि वो राजतंत्र की सर्वोच्चता, चर्च की सर्वोच्चता, समाज में जो ऊंच नीच है, मतलब जैसे कहते हैं ना छुआछूत जैसी व्यवस्था है, तो हर एक समाज में ऊंच नीच व्यवस्था है कि हम बड़े खानदान के, तुम छोटे खानदान के हो, तो ऐसी सामाजिक ऊंच नीच ये चाहते थे। और संपत्ति और परिवार, इन सबको ये बनाए रखना चाहते थे, इनके विरोध में नहीं थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनने थोड़ा सा बदलाव किया अपने आप को कि भाई संपत्ति और परिवार की बात कर दी, और इनके अलावा चार चीजें उन्होंने पुरानी कह दी कि ये भी होनी चाहिए। तो कुछ बदलावों के साथ रूढ़िवादी क्या हो गए, अपना कुछ इनने बदलाव कर लिया, इस कारण से उसको क्या कहा गया 1815 के बाद का रूढ़िवाद। नेपोलियन ने कई सारे परिवर्तन किए थे, जैसे कि आप देखें कि उसने आधुनिकीकरण किया था, राजतंत्र को मजबूत बनाया था। नेपोलियन चाहता तो इन चीजों को और मजबूत कर सकता था, वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। कैसे कारगर और मजबूत बना सकता था, आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशीलता या गतिशील अर्थव्यवस्था, या अर्थव्यवस्था में गतिशीलता, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति, ये सब कुछ नेपोलियन के द्वारा किया गया था, है ना। तो उसने ये सारी चीजें की थी, और वो चाहता तो इन सब चीजों को और ताकतवर बना सकता था, आधुनिकीकरण को और ज्यादा लाकर तो ये ताकतवर बना सकता था। इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ, यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान हुई, या वो और ज्यादा शक्ति प्रदान यूरोप के राजतंत्र को कर सकता था अगर वो इन सब बातों पर और लंबा चल जाता। चूंकि आपने देखा कि उसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, 15-16 साल का उसका कार्यकाल था, कि इतने समय तक वो गद्दी पर बैठा, और उसके बाद एक युद्ध में पराजय के बाद वो गद्दी से हट जाता है, या वो मारा जाता है, या उसका देहांत हो जाता है। ठीक, तो उसने क्या किया कि आधुनिकीकरण और राजतंत्र, इन सब बातों के बारे में नेपोलियन क्या है, इन सब के बारे में जान गया था। वो ताकत को और ज्यादा मजबूत कर सकता था, राज्य को, है ना, उसको और ज्यादा कारगर बना सकता था। उसके लिए उसने कुछ टूल यूज करे, कुछ हथियार यूज करे, जैसे आधुनिक सेना बनाना, कुशल नौकरशाही करना, गतिशील अर्थव्यवस्था, है ना, गतिशील अर्थव्यवस्था कर देना, और सामंतवाद और भूदासत्व को खत्म कर देना। इनसे वो और मजबूत कर सकता था। इससे निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान हुई, या और ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 का जो युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की पराजय हो जाएगी, नेपोलियन हार जाएगा, तो क्या होगा इस 1815 के युद्ध में, इस 1815 के युद्ध में दो धड़े आपको देखने को मिलेंगे। कैसे दो धड़े, एक तरफ कौन मिलेगा, एक तरफ मिलेंगे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ कौन मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेगा आपको नेपोलियन। मतलब नेपोलियन कौन से देश से है, तो नेपोलियन का संबंध है फ्रांस से। कौन से देश से है, फ्रांस से। तो एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस, इन देशों के बीच में लड़ाई होती है।
लड़ाई होने में क्या होता है कि इनकी जीत हो जाती है, ये लोग क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और इसकी क्या हो जाती है, पराजय, ये हार जाता है। जब कोई देश हार जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ संधियां लगाई जाएंगी, उससे कुछ समझौता किया जाएगा। ऐसे ही पराजय के बाद इन देशों ने, जिन देशों के द्वारा उसको हराया गया है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इनने इनके साथ कुछ समझौता किया है ना। समझौता करने के लिए ये तैयार हुए और कुछ अपने प्रतिनिधि यहां पर, हर एक देश के प्रतिनिधि यहां पर भेजे गए। जो समझौता हुआ उस समझौते को कहते हैं 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। 1815 में वियना संधि होती है और इस वियना संधि के अंतर्गत फ्रांस के ऊपर कई सारी चोटें की गई। चोट का मतलब क्या है, बहुत उसको नुकसान पहुंचाया गया, मतलब शर्तें लगा दी गई, फ्रांस को एकदम चारों तरफ से बांध दिया गया। अभी हम देखेंगे क्या होगा। तो इस संधि या सम्मेलन की मेजबानी जो की थी वो किसने की थी, चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये कहां के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। इनके द्वारा इस संधि की मेजबानी की जाती है। मेजबानी का मतलब समझते हैं ना, इनके घर आकर सभी मेहमान आए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक को कहते हैं मेजबान, एक को कहते हैं मेहमान। मेहमान मतलब जो, जैसे हम आप पे घर आएंगे तो हम आपके क्या हो जाएंगे, मेहमान, और आप हमारा स्वागत अपने घर में कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, मेजबान। तो ऐसे ही क्या होगा कि ये मेजबानी की थी इनने, मतलब इनके ऑस्ट्रिया के अंदर ये हुआ था। वियना कहां पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो ऑस्ट्रिया के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। क्या था वियना संधि, मतलब वियना संधि का टारगेट क्या था, वियना संधि उद्देश्य क्या रखती थी, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को समाप्त करना। नेपोलियन ने जो क्रांतिकारी बदलाव किए थे, चूंकि लोग ज्यादातर यूरोप में सरकारें कैसी थी, रूढ़िवादी सरकारों का दौर आ गया था, रूढ़िवाद था, तो नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव किए गए उनको समाप्त करना। नेपोलियन ने जिस बूर्बो वंश की सत्ता को अलग करके गद्दी पर बैठा था, उस बूर्बो वंश की सत्ता को बहाल करना। आपने देखा जैकोबिन सरकार बनेगी बूर्बो वंश को, फिर जैकोबिन को हटाकर नेपोलियन बनेगा, तो उस बूर्बो वंश की सत्ता को दोबारा से बहाल करना। फ्रांस के कुछ इलाके छीन लेना, मतलब फ्रांस ने अपने कई सारे इलाके खो दिए। फ्रांस को विस्तार से रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर देना, जैसे नीदरलैंड बना देना उत्तर में, पश्चिम में प्रसा को दे देना, कुछ इलाका प्रसा के कब्जे में दे देना, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का इलाका दे देना। और लेकिन ये सारा तो फ्रांस का कर दिया, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया था, या जर्मन भाषी 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया गया था, उसको इनके द्वारा बरकरार रखा गया। ये रहा। अगर हम कंक्लूड करके निकालें कि वियना संधि का टारगेट क्या था, मतलब हमें एक दो लाइन में बताना पड़े कि वो क्या होगा, तो वियना संधि का मोटा मोटा उद्देश्य ये था कि राजतंत्रों की बहाली कर दो जो नेपोलियन के द्वारा जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना इनका लक्ष्य था। तो ये दो बातें हम खास तौर पर निकाल सकते हैं कि ये वियना संधि का टारगेट हो सकता है। तो रूढ़िवादी व्यवस्था यहां पर कायम हो रही है, इसी कारण से इस टॉपिक को क्या कहा गया, 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन कैसा था, ये निरंकुश था। आप देख रहे हैं यहां पर, चूंकि नेपोलियन के पहले तक कैसा था, जिसमें जैकोबिन सरकार थी, जिसमें संविधान की बात हो रही थी, मतलब आप संविधान से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। निरंकुश का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो सम्राट है या जिसको आप राजा कहेंगे, वो राजा क्या है, वो राजा ही सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे सब कुछ है। मतलब इस राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तो 1815 के बाद जितनी भी यूरोप में सरकारें बनी, जो भी शासन रहा, जो रूढ़िवादी शासन था, वो कैसा था, निरंकुश था। क्यों था निरंकुश, इसको कुछ बातों के आधार पर जानना चाहिए। जैसे इस सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते थे, यहां पर जो रूढ़िवादी सरकारें बनी हैं उन सरकारों से आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते थे। अगर सरकारों की वैधता पर आप सवाल खड़ा करते हैं ना, सरकारों की वैधता पर अगर आप सवाल उठाते हैं या ऐसी कोई गतिविधि करते हैं, तो उसको दबाया जाएगा, उसको कुचला जाएगा। सेंसरशिप के नियम बना दिए गए, मतलब आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, कहीं पर भी कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं लिख पाए। सरकार आपकी हर एक चीज पर ध्यान रखेगी कि आप कहीं उसके खिलाफ तो नहीं लिख रहे हैं। अगर ये सारी बातें आप नहीं मानते हैं, आलोचना करते हैं, असहमति जताते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, सेंसरशिप के नियम नहीं मानते हैं, तो आपको दबाया कुचला जाएगा, जेल में भी डाला जा सकता है। अब देखें यहां पर नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रीयों द्वारा उठाया गया जो सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था, वो प्रमुख मुद्दा था प्रेस की क्रांति। इस रूढ़िवादी व्यवस्था में जो आलोचक थे, आलोचक मतलब जो सरकार की बुराई करने वाले लोग थे, वो आलोचक कौन थे, उदारवादी राष्ट्रवादी थे। इन उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा जो एक मुद्दा उठाया गया वो है प्रेस की आजादी। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेस को यह आजादी नहीं थी कि वो सरकार के खिलाफ कोई बात कर सके, सरकार से असहमति दिखा सके, ऐसी कोई
आजादी उनको नहीं दी जा रही थी। तो अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, असहमति व्यक्त कर रहे हैं, सेंसरशिप के नियम नहीं मानते, सरकार जेल में डालेगी, सजा भी देगी, आपको लिखने पढ़ने की आजादी भी नहीं थी वहां पर। मतलब अपने मन का कुछ भी आप लिख नहीं सकते थे, कोई भी ऐसी किताबें आप नहीं पढ़ सकते जिनको सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। तो इसी के लिए बात की गई है भाई कि आप क्या करें। वहां पर सबसे ज्यादा मांगी गई बात जो थी वो प्रेस की आजादी हुआ करती थी। अब ये जो आजादी की मांग चल रही थी कि भाई प्रेस की आजादी दो, और आलोचक अपना जवाब उठा रहे थे, तो अब ये जो करने वाले लोग हैं, आप जब सरकार के अगेंस्ट में बात करते हैं लेकिन आप देश के भले के लिए बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्रांतिकारी। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि हम इसमें क्रांतिकारियों को ही देखने वाले हैं कि क्या क्रांतिकारी होने वाले हैं। 1815 के बाद के वर्षों में सरकार का दमन का कार्यक्रम भी चला। मतलब 1815 के बाद सरकारें रूढ़िवादी हो गई। रूढ़िवादी का मतलब क्या हो गया कि सरकार ऐसी आ गई थी, हमने देखा हुआ था कि वो भाई निरंकुश टाइप की थी, उसके खिलाफ आलोचना करो, उसकी असहमति व्यक्त करो, उससे अगर आप वैधता पर सवाल करो, वो सेंसरशिप भी लगाई थी। तो अगर आप इनकी बात नहीं मानते या इस जो भी उन्होंने नियम बना दिए थे उनको बात नहीं मानते, आलोचना कर रहे तो आपको पकड़कर जेल में डाल रहे थे। ठीक, वो एक नए प्रकार का रूढ़िवाद इनके द्वारा लगाया जा रहा था, इस कारण से रूढ़िवादी भी कहा गया। आलोचकों का जो भी वैधता पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, जो क्रांतिकारी अखबार थे, इन सबको दबाया कुचला जा रहा था। इन सब में काम करने वाले लोगों को ही हम क्रांतिकारी कह रहे थे। तो इनको जब दबाया कुचला जा रहा था तो एक नया एक चीज आ गई जिसको कहते हैं दमन का भय, जिसको आप मार का भय भी कहते होंगे। कई सारे शिक्षक आपके, कोई टीचर का आप होमवर्क तब करते होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार वो बहुत मारते हैं, है ना, तो बोले इनका तो कर ही ले चलो यार, बोले पता नहीं मुर्गा बना देंगे तो कब तक उठाएंगे, आधा घंटे में। तो जो भय वाली बात थी, ऐसे ही यहां पर था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ करने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं, तो आपके मन में एक भय की स्थिति आएगी जिसको आप क्या कहते हैं, दमन का भय। सरकार आपकी जो आपकी क्रियाविधि है उसको दबा दिया करती थी, तो दमन का भय आ जाएगा। इसमें क्या होगा दमन के भय में, तो जैसे ही ये डर आएगा, आपको डर के कारण क्या है, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही हमारे अंदर डर आएगा कि भाई हम जैसे ही डर कर सामने जा रहे थे, हम क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, सरकार हमको मारेगी तो हमारे अंदर डर आएगा। तो ऐसे डर जो काम कौन कर रहा था, ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कर रहा था, उदारवादी राष्ट्रवादी। तो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग क्या हो गए, भूमिगत, जिसको आप कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाते हैं जमीन में। मतलब अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं गड्ढा खोदकर नीचे चले गए, अंडरग्राउंड का मतलब वो सामने अब किसी के ज्यादा प्रकट नहीं होते, कमरे में बैठकर कहीं लुके छुपे रहकर काम करते हैं, तो वो भूमिगत होने लगे। लेकिन कूट कर क्रांति भरी हुई है आपके अंदर, तो आपकी वो फूटेगी, निकल कर आएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रांतिकारियों के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, गुप्त संगठन बनाए जाएंगे। गुप्त संगठन क्या होगा, एक तरीके से यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बनाए गए संगठन क्या है, जिनको गुप्त संगठन कहा गया। तो इस दौरान जब दमन का भय चल रहा था, तो इस दौरान कई सारे गुप्त संगठन बनकर निकलकर आते हैं। ये गुप्त संगठनों की मीटिंग होती हुई एक फोटो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। क्लियर। अब आप देखेंगे उस समय का, अगर आप क्रांतिकारी हैं, उस टाइम का अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी है, तो उसका क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है, उसने उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध किया हो, या वो करता हो, या वो विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। वियना कांग्रेस के बाद जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी उनका वो विरोध करता हो, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हो, संघर्ष करता हो। अगर ये सारी बातें हैं तो उसे क्रांतिकारी के अंतर्गत लिया जा सकता है। ज्यादातर क्रांतिकारी, मतलब मैक्सिमम जो क्रांतिकारी हैं, वो राष्ट्र राज्य की स्थापना, है ना, राष्ट्र राज्य की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि हम साम्राज्यवाद से अलग होकर अपना एक अलग राज्य स्थापित करेंगे, और उनके संघर्ष का ये एक अनिवार्य हिस्सा था कि इसकी स्थापना तो की जानी चाहिए। ये बातें होने के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए, राष्ट्र राज्य की स्थापना का भी उद्देश्य आपके साथ है, तो आप एक पक्के क्रांतिकारी उस समय आप कहलाए जा सकते थे। एक व्यक्ति आते हैं जिनको कहते हैं हम जुसेप्पी मेत्सिनी। ये कौन है, इटली के क्रांतिकारी हैं। 1807 में इनका जन्म होता है जेनेवा के अंतर्गत। शुरुआत में इनका जो जुड़ाव था वो कार्बोनारी के एक गुप्त संगठन के साथ हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे लिगुरिया में क्रांति करने के दौरान, या लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इनको देश से निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला इनको दे दिया गया। 24 वर्ष की उम्र में इनको देश से बहिष्कृत कर दिया गया। बहिष्कृत रहे तो ये क्रांतिकारी तो थे, तो इनके मन में तो कुछ था, तो बहिष्कृत थे तो इन्हें बाहर जाकर ही क्या कर दिया, कुछ संगठन बना दिए। एक बनाया यंग इटली मार्सेई के अंतर्गत, और एक बनाया यंग यूरोप बर्न के बर्न में। तो यहां पर इन दो जगहों पर दो
अलग अलग गुप्त संगठन, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके गुप्त संगठन है, ये गुप्त संगठन इनके द्वारा स्थापित कर दिए गए। ठीक, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों के संस्थापक कौन है, जुसेपी मेस्सिनी के द्वारा इनको स्थापित किया गया। इन संगठनों में जुड़ा कौन, तो इन संगठनों के साथ जुड़ने वाले व्यक्तियों में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के समान विचारों वाले युवा जुड़े थे, है ना। आप याद रखेंगे कौन जुड़े थे, युवा लोग इसमें जुड़े थे जिनके विचार समान थे। राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और इनने क्या कहा कि ईश्वर की, मतलब इनने ये व्यक्त क्या, मतलब कैसे कहा, तो ये कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी है कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब राष्ट्र के अंदर ही क्या है, मनुष्य रहते हैं, पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो सब मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। और वो क्या है, राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, मनुष्य जो है वो राष्ट्र के रूप में जाने जा सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। इटली के इनका एक विचार रखा गया, जो मेस्सिनी साहब है इनके द्वारा एक विचार रखा गया। क्या रखा गया, इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहिए और ये एकीकृत गणतंत्र ही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है, ऐसा विचार इनके द्वारा सामने प्रकट किया गया या रखा गया। अब ये विचार जब बाजार में आया, बाजार का मतलब क्या है, यूरोप के अंतर्गत ये विचार फैला, कई सारे लोगों को अच्छा लगा, तो इस विचार की देखा देखी होने लगी और जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसे ही गुप्त संगठन बनने लगे। चूंकि इनके द्वारा गुप्त संगठन बनाए गए, ये विचार रख दिया गया, ये सारी बातें बाजार में आई, गुप्त संगठन बनाने वाली बात भी और जर्मनी के इटली के एकीकरण वाली बात भी जैसे ही बाजार में आई, तो अलग अलग देश के लोगों ने भी, जो युवा लोग थे, उनने भी ऐसे ही गुप्त संगठन बनाने की बात रख दी, गुप्त संगठन कायम करना स्टार्ट कर दिए। मेस्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया, मतलब राजशाही जिसमें राजा शासक होता था, उस राजतंत्र का घोर विरोध किया गया। प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेस्सिनी ने, है ना, प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेस्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया या पराजित कर दिया। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से सपने के द्वारा मेस्सिनी ने रूढ़िवादियों को हराया है, तो बताना है आपको, प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न से उसने रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया। अब इसका प्रभाव इतना बढ़ गया, जब भी आप बहुत पॉपुलर होंगे ना, तो आपका विरोध करने वाला भी कोई होगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आप में कमी भी निकाल देंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति है मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा कि जो मेस्सिनी है वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, उनको सबसे खतरनाक दुश्मन भी कहा गया। ये किसने कहा, मेटरनिख के द्वारा इनको सबसे खतरनाक दुश्मन बताया गया था। तो हमने क्रांतिकारी देखे, अब आपका आता है कि इसमें हम क्रांतियों का युग देखेंगे 1830 से 1848 के आसपास का, कि इस बीच के समय का जो छोटी छोटी क्रांतियां हुई होंगी उसको क्या कहेंगे आप, क्रांति का युग कहा जाता है, ये क्रांति का युग कहलाता है। रूढ़िवादियों ने अपनी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश की, वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हमारी ताकत क्या हो जाए, और मजबूत होती चली जाए। इसके लिए उनके द्वारा क्या किया गया कि यूरोप के अनेक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक, इसको वो जोड़कर देखने लगे, इसको जोड़कर देखने लगे, है ना। और क्रांतियों का जो नेतृत्व हो रहा था वहां पर, वो किसके द्वारा किया जा रहा था, उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा किया जा रहा था। ये उदारवादी राष्ट्रवादी लोग कौन थे, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग हुआ करते थे। ये उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे जो क्रांतियों का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली शिक्षा के अध्यापक, क्लर्क, डॉक्टर, वकील, ये सभी लोग शामिल थे। तो यहां पर आप देखेंगे यूरोप में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है उसको एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और तभी उसी दौरान आप देख रहे हैं कि रूढ़िवादी व्यवस्था में अपनी ताकत को इन लोगों के द्वारा और मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए क्या हो रही थी, ये क्रांतियां हो रही थी, और इन क्रांतियों का नेतृत्व समाज के एक वर्ग के द्वारा किया गया था, और वो वर्ग क्या था, उदारवादी राष्ट्रवादी। अगर आपको ताकत मजबूत करनी है तो ताकत मजबूत होगी, आपकी पहचान होती है क्रांति से। और क्रांति में इनने दो शब्दों को जोड़ दिया कि उदारवादी और राष्ट्रवाद, इन दोनों को जोड़कर देखेंगे। और इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन कर रहा है, उदारवादी राष्ट्रवादी लोग। ये कैसे हैं, शिक्षित हैं, मध्यम वर्गीय हैं, है ना, और इनमें बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं, प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, अध्यापक, क्लर्क, डॉक्टर, वकील, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आया करते थे। क्लियर। अब होगा क्या कि अगर हम देखें इन क्रांतिकारियों का युग है 1830 से 1848 के दौरान, तो इसमें पहला विद्रोह जो आप देखते हैं कि इस जो हम क्रांतियों का युग देख रहे हैं उसमें पहला विद्रोह आपको मिलेगा फ्रांस में, जुलाई 1830 में। फ्रांस में क्या होगा कि विद्रोह होगा, वहां के जो राजा हैं, और वो खानदान कौन सा है, बूर्बो राजा के विरोध में ये विद्रोह आपको देखने को मिलेगा।
उदारवादी क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह किया और बूर्बो राजा की जो शासन व्यवस्था थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया कि भाई हमको ये नहीं चाहिए है, वो खानदानी अलग कर दिया कि हमें नहीं चाहिए है, और उनके द्वारा एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया संवैधानिक राजतंत्र का? तो इस संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को, है ना। लुई फिलिप इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो मैटरनिक कौन व्यक्ति हैं? जिनने मेस्नी के बारे में कहा था कि खतरनाक व्यक्ति है। मैटरनिक लिखते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब क्या? फ्रांस में कोई गतिविधि होती है तो इसका प्रभाव आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर ये क्यों कहा था, इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसे ही विद्रोह ब्रुसेल्स में भी हो गए। ऐसा ही आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड क्या हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, है ना। जो नीदरलैंड वाला इलाका था वो नीदरलैंड वहां से अलग हो जाता है। तो ये सारी बातें आप इसी कारण से इनके द्वारा ये कहा गया कि भाई यूरोप को जब फ्रांस को जुकाम होगा तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, उसको छींक आती है, इनको सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक आया संग्राम जिसको कहते हैं आप यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये बड़ा फेमस स्वतंत्रता संग्राम है। फेमस क्यों है? क्योंकि इसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। संचार मतलब समझते हैं ना, आदान प्रदान, बहुत तेजी से लोग उस चीज से ओतप्रोत हो गए थे। तो ये ऐसा इसके द्वारा किया गया। यूनान क्या था? यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य क्या है? तुर्की का जो राजघराना या तुर्की का जो साम्राज्य था उसी को हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, जिसको उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। इनके द्वारा उसका ही ये हिस्सा हुआ करता था। और इस यूनान ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष कब से स्टार्ट कर दिया? 1821 से वो आजादी के लिए अपना संघर्ष स्टार्ट कर देता है। इसको अनेक लोगों का समर्थन मिला। मतलब यूनान के कई सारे निर्वासित लोग यूरोप के अलग अलग जगहों में रह रहे थे, तो जहां पर भी वो रह रहे थे उन सभी लोगों के द्वारा, कवियों के द्वारा, बड़े बड़े राइटरों के द्वारा यूनान के लोगों को समर्थन किया गया। यूनान के जो कवि हैं उन सबका समर्थन किया गया। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर कवियों ने, चित्रकारों ने, ये बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसकी प्रशंसा की। और ये एक ऑटोमन साम्राज्य जो था वो एक मुस्लिम साम्राज्य था, और ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में, है ना, यूनान ने अपना संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। और उसके लिए क्या किया? उसके द्वारा जनमत जुटाया गया। वो जनमत जुटाना स्टार्ट कर दिया। कवि लोग जो थे, जो चित्रकार हुआ करते थे, पेंटर थे, या जो पोएट कविताएं लिखा करते थे, इन सबका भी इस पर भरपूर योगदान रहा। आप कवियों में देखें, कवि हैं अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन। इन लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया, युद्ध में भी भाग लिया, लेकिन बुखार आ जाने के कारण 1824 में बुखार आ जाने के कारण इनकी आगे जाकर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कवियों को की भी इसमें योगदान रहा, वो इसमें शामिल हुए, धन इकट्ठा किया, लड़ाइयां भी लड़ी। लेकिन बाद में 1832 में कुंतुस्तुनिया में एक संधि हो जाएगी, और इस कुंतुस्तुनिया की संधि के साथ ही क्या हो जाएगा? यूनान हमारा क्या बन जाएगा? एक राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा।